गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए एक अहम टॉपिक जिससे हर एक विद्यार्थी कंफ्यूज करते रहते हैं, चाहे वो इंटर के विद्यार्थी हो तो चाहे वो पार्ट 1 पार्ट 2 के विद्यार्थी हो तो लेनदार। लेनदार एक वो टॉपिक है जिसे अधिकांश विद्यार्थी ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो हम आज उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं। ये टॉपिक आपको हर एक इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी के लिए और ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी के लिए समझना जरूरी है। लेनदार वह व्यक्ति, फर्म या संस्था होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, संस्था लेनदार कहलाते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति को या फर्म को ऋण देती है, कर्ज देती है, तो वो व्यक्ति फर्म लेनदार कहलाता है। और वो उस कर्ज को भविष्य में वापस लेने का भी इरादा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को लेनदार कहा जाता है। और जो व्यक्ति कर्ज लेता है, जो फर्म संस्था कर्ज लेता है, वो उस लेनदार का ऋणी कहलाता है, ग्राहक कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में डेटर के नाम से जानते हैं और लेनदार को क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं बोर्ड पर क्रेडिटर, लेनदार। लेनदार क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपने समझ लिया। एक बार मैं फिर से समझा दूं। लेनदार वह व्यक्ति, फर्म, संस्था होता है जो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को कर्ज देता है और वो कर्ज भविष्य में वो उसे लेने की, वसूलने की इच्छा रखता है, इरादा रखता है, वो व्यक्ति लेनदार कहलाता है। लेनदार 1, 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं। यूं हम लेनदार को मुख्य रूप से दो ही पार्ट में कह सकते हैं, रक्षित लेनदार और अरक्षित लेनदार, सेक्योर्ड क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन मैंने ये दो पार्ट न लिख के, दो मुख्य भाग न लिख के, उसको विस्तृत रूप से मैंने 4 भाग में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अरक्षित लेनदार, इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत लेनदारों को 4 लिस्ट में रखा जाता है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। चाहे वो प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट हो तो या प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट हो तो, जिस एक्ट के तहत आदमी अपने आप को दिवालिया घोषित करवाता है। तो लेनदार को ये 4 श्रेणी में रखा गया है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी और लिस्ट डी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लिस्ट ए, लिस्ट ए इट मीन्स अरक्षित लेनदार, वह लेनदार जो कर्ज देते समय कोई भी संपत्ति प्रतिभूति के तौर पर गिरवी नहीं लेती है, वो अरक्षित लेनदार कहलाती है। अरक्षित लेनदार में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका बिल डिस्काउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल डिस्काउंटेड, जो बिल हमने अपने पता करा रखा है, बिल डिस्काउंटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या सैलरी, वेजेज, रेंट, जो पूर्वाधिकार नहीं है, सैलरी, वेजेज, रेंट जो पूर्वाधिकार नहीं है, वो अरक्षित लेनदार की श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ साथ वाइफ्स लोन, पत्नी का ऋण भी अरक्षित लेनदार की श्रेणी में आते हैं। तो पत्नी के ऋण को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगा। वाइफ्स लोन, जनरली पत्नी किसी को जो ऋण देती है, कर्ज देती है, वो अपने पति के धन से देती है।
अगर कोई जिक्र नहीं है वाइफ्स लोन के बारे में, तो उसको हम समझेंगे वो पति के धन से दिया गया ऋण। तो ये ग्रॉस लेवरेज में जाएगा। ग्रॉस लेवरेज में कुल लेनदार अनसेक्योर्ड क्रेडिट में जाएगा। इस ऋण को पेबल नहीं करना रहता, देना नहीं रहता है, ये एक्सपेक्टेड टू रैंक में नहीं लिखाता है। अगर पत्नी अपने स्त्री धन से ऋण दिया किसी को, स्त्री धन कहने का मतलब अपने मायके से, अपने पापा मम्मी से लाया गया धन से किसी को ऋण दिया हो, या खुद की कमाई से ऋण दिया हो, तो ये स्त्री धन कहलाता है। तो ये एक्सपेक्टेड टू रैंक में जाता है, मतलब ये पेबल होता है, देना होता है। तो ये वाइफ्स लोन है। सैलरी वेजेज रेंट के बारे में भी मैं पूर्वाधिकार लेनदार के टॉपिक में समझाऊंगा। यहाँ पर प्रेसिडेंसी और इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत कुछ लिमिटेशन तक ये पूर्वाधिकार लेनदार माने जाते हैं, वेजेज सैलरी रेंट। बाद बाकी जो बच जाते हैं वो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर कहलाते हैं। इसको भी मैं समझाऊंगा आगे। हम लोग अब आते हैं पूर्णतः रक्षित लेनदार। सेकेंड नंबर में है पूर्णतः रक्षित लेनदार। पूर्णतः रक्षित लेनदार वैसे लेनदार को कहा जाता है जो ऋण देते समय उससे कई अधिक वैल्यूएशन का संपत्ति प्रतिभूति गिरवी के तौर पर जमा रख लेता है। सपोज कोई व्यक्ति ने 50,000 का ऋण दिया और उसके बदले उसने 70,000 का संपत्ति गिरवी ले लिया, तो वैसे लेनदार पूर्णतः रक्षित लेनदार कहलाते हैं। उनकी ऋण कभी डूब नहीं सकती है। इंसॉल्वेंसी के टाइम में वो उस संपत्ति को 70,000 की संपत्ति को बेच करके वो अपना ऋण 50,000 रक्षित कर लेता है, रख लेता है। ऐसे ऋण को पूर्णतः रक्षित लेनदार कहा जाता है। और रेस्ट पैसा जो बच जाता है वो सरप्लस के रूप में उसको लौटा देता है। तो ये पूर्णतः रक्षित लेनदार के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है आंशिक रक्षित लेनदार। वैसे लेनदार जो आंशिक रूप से रक्षित है, कुछ सीमा तक रक्षित है, बाद बाकी वो अरक्षित में चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने 50,000 का ऋण दिया और उसके बदले वो 30,000 का संपत्ति गिरवी रखवा लिया, तो 30,000 का संपत्ति गिरवी रखवा लिया, ऋण दिया था 50,000 का, तो 30,000 तक न रक्षित हुआ, एक अंश तक ही रक्षित हुआ, एक पार्ट तक ही रक्षित हुआ 30,000 तक। बाद बाकी उसका 20,000 का ऋण अरक्षित में चला जाएगा अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में। तो ये पार्टली सेक्योर्ड क्रेडिटर कहलाता है। और एक है पूर्वाधिकार लेनदार। वह लेनदार जो पूर्व अधिकार रखता हो अपने ऋण को वापसी लेने का, पेमेंट लेने का, वो पूर्वाधिकार लेनदार कहलाता है। तो पूर्वाधिकार लेनदार को समझने के लिए हमें दो इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत इसको समझना होता है, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। जितने भी तरह के टैक्स होते हैं गवर्नमेंट को पेबल करने होते हैं, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, जो भी टैक्स है, होल्डिंग टैक्स, ये सारे पूर्वाधिकार लेनदार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में जो पेबल करना रहता है, वर्क्समैन कंपेंसेशन, वो भी पूर्वाधिकार लेनदार की श्रेणी में आता है। इनको पूर्व अधिकार है पेमेंट पाने का, चाहे वो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत हो या प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत हो, ये पूर्वाधिकार लेनदार है। उसके बाद हम लोग आते हैं सैलरी वेजेज रेंट। इसको समझिए। सैलरी, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दिवालिया घोषित करवाना चाह रहा हो, तो आवेदन, दिवालिया होने के आवेदन देने के ठीक पूर्व के 4 माह के अंतर्गत पर वर्कर 400 रुपया प्रति वर्कर, 300 प्रति वर्कर 300 रुपया आपका पूर्वाधिकार लेनदार में आएगा। प्रति वर्कर 300 रुपया।
और बाद बाकी जो लिस्ट बच जाएगा वो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए में चला जाएगा। फिर से समझिए, आवेदन देने के ठीक पूर्व के 4 माह के अंतर्गत 300 रुपया प्रति व्यक्ति वेतन पूर्वाधिकार माना जाता है, बाद बाकी अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाता है, अनसेक्योर्ड माना जाता है। और यही नियम अगर आप प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत आते हैं तो मात्र 20 रुपया आपका पूर्वाधिकार माना जाएगा प्रति व्यक्ति वेतन। रेस्ट अमाउंट सैलरी का अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं मजदूरी की बात करते हैं, वेजेज। तो मजदूरी 100 रुपया आवेदन देने के ठीक पूर्व के 4 माह के अंतर्गत प्रति मजदूर प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत प्रति मजदूर 100 रुपया पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। रेस्ट अमाउंट अनसेक्योर्ड क्रेडिटर आरक्षित लेनदार माना जाता है। अगर आप प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत अगर दिवालिया का आवेदन दे रहे हैं तो 20 रुपया प्रति मजदूर, 20 रुपया 4 माह के अंतर्गत 20 रुपया के हिसाब से ड्यूज रकम पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा, बाद बाकी अनसेक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग रेंट का नियम है, भूमिपति मतलब लैंडलॉर्ड को जो रेंट किराया बाकी रहता है 1 माह का प्रेसिडेंसी टाउन्स के तहत 1 माह का किराया पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है, बाद बाकी किराया आरक्षित लेनदार माना जाता है। और प्रोविंशियल के तहत प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के तहत सारे के सारे रेंट आरक्षित माना जाता है, पूर्वाधिकार नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सैलरी, वेजेज और रेंट, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है विद्यार्थियों को। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 300 रुपया, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत मात्र 20 रुपया प्रति मजदूर वेतन पूर्वाधिकार लेनदार माने जाते हैं, बाद बाकी आरक्षित माने जाते हैं। मजदूरी की बात जहाँ तक है तो प्रति मजदूर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 100 रुपया पूर्वाधिकार माना जाता है, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 20 रुपया माना जाता है। और जहाँ तक किराए की बात है तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत मात्र 1 माह का किराया पूर्वाधिकार माना जाएगा, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 1 माह का भी नहीं, टोटल का टोटल ड्यूज रेंट, सारे रेंट आरक्षित लेनदार माने जाते हैं, पूर्वाधिकार लेनदार नहीं माने जाते। तो ये पूर्वाधिकार लेनदार का जानकारी आपको दी। इन जानकारी को लेते हुए हम लोग आते हैं अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का जो टॉपिक है पेमेंट साइड का, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पेमेंट एक निश्चित क्रम से होता है, बस लेनदार का यही क्रम को ध्यान में रखना है कि कौन पूर्वाधिकार है और कौन आरक्षित है। तो पेमेंट में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सबसे पहला पेमेंट होता है पूर्णतः रक्षित लेनदार। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, जितने भी कंपनी के पास लिक्विडेटर ने संपत्ति को बेच के पैसा प्राप्त किया है, उन पैसों में से सबसे पहले पूर्णतः रक्षित लेनदार को पेमेंट करेंगे। आपके प्रश्न में दिए रहेंगे पूर्णतः रक्षित लेनदार 40,000 और प्रतिभूति 50,000। तो आप समझ जाओगे 40,000 का मैंने कर्ज लिया और मेरा संपत्ति 50,000 उसके पास गिरवी है, तो 50,000 को बेच के 50,000 पैसा प्राप्त होगा लिक्विडेटर के पास, उसमें से 40,000 का पहले पेमेंट कर देंगे, और जो बच गया 10,000 सरप्लस वो हम प्राप्ति साइड में लिख लेंगे। तो सबसे पहले पूर्णतः रक्षित लेनदार का पेमेंट होता है। उसके बाद अगला पेमेंट होता है रिम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। जिस व्यक्ति को निस्तारक को चयनित किया गया है लिक्विडेशन प्रक्रिया देखने के लिए, उसको उसके काम के लिए
कुछ पारितोषिक दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, उसका पेमेंट करेंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, समापन खर्च, लागत, उसका पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं डिवेंचर। डिवेंचर ऋण पत्र धारी, डिवेंचर होल्डर जिसका संपत्ति पर फ्लोटिंग चार्ज रहता है, उसका पहले पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट डिवेंचर के बाद प्रीफेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर का पेमेंट करने के बाद इसी प्रीफेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट किया जाता है जो पूर्व अधिकार रखता है। जैसे मैंने अभी आपको बतलाया सैलरी के बारे में, वेजेस के बारे में, रेंट के बारे में, प्रीफेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अनसेक्योर्ड क्रेडिटर और अच्छित लेनदार का पेमेंट करेंगे, और जो प्रीफेंशियल नहीं है वो अनसेक्योर्ड है। उसके बाद अनसेक्योर्ड का पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे रिटर्न टू कंट्रीब्यूटरीज, अंशधारियों को भुगतान। अंशधारी का भुगतान दो तरह का अंशधारी होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंशधारी और दूसरा क्षमता अंशधारी। तो जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उसकी पूंजी को पहले लौटाया जाता है, और उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट जो बचेगा क्षमता अंशधारी को पूंजी लौटाएंगे। अंत में उसके बावजूद भी पैसा अगर बच जाता है कंपनी के पास, लिक्विडेटर्स के पास, तो वो सरप्लस के रूप में पुनः पूर्वाधिकार अंशधारी और क्षमता अंशधारी का पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट का एक क्रम हुआ। तो इतना करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप हमें अवश्य बतलाइएगा। और यह कहते हुए मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।